हेलो एवरीवन, मैं हूं पुष्पा, योर गाइड पुष्पा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि हम लोग यूनिट 1 का इम्पॉर्टेंट चैप्टर वगैरह कर रहे हैं और लेसन 3 तक हो गया है लगभग, और आज हम लोग यूनिट 2 में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट यूनिट 2 का जो हेडिंग है वो है प्रमुख शिक्षा शास्त्री एवं उनका दर्शन। प्रमुख शिक्षा शास्त्री एवं उनका दर्शन। और इसमें मेनली पढ़ना क्या क्या है? महात्मा गांधी, गिजू भाई बधेका, रविन्द्रनाथ टैगोर, मारिया मॉन्टेसरी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जेके कृष्णमूर्ति, जॉन डीवी, है ना। इन 8 शिक्षा शास्त्रियों और उनके दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हम लोग का जो वीडियो है वो 2 शिक्षा शास्त्री के बारे में है, महात्मा गांधी और गिजू भाई बधेका, और उनका दर्शन जानेंगे इस पहले पार्ट के वीडियो में। यूनिट 2 का लेसन 1 और 2 देखेंगे साथ में। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप महात्मा गांधी के बारे में हम लोग पहले शुरू करते हैं। तो देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी हिंद स्वराज्य, सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध को रेखांकित करते हुए, तो कैसे महात्मा गांधी का लिखा हुआ एक बुक था जिसका नाम था हिंद स्वराज, है ना। और हिंद स्वराज का जो है ओरिजिनल रचना जो किया गया था 1909 में गुजराती भाषा में किया गया था। इसमें 30,000 शब्द था, क्योंकि ये छोटी पुस्तक थी, लघु पुस्तिका थी। और ये गांधी जी तब इस हिंद स्वराज पुस्तक को लिखे थे जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे और पानी के जहाज़ में थे। तो उस समय इन्होंने ये पानी के जहाज़ में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय लिखी थी। और ये पहली बार इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था इंडियन ओपिनियन में। इंडियन ओपिनियन में इस पुस्तक को पहली बार प्रकाशित किया गया था, हिंद स्वराज्य को। और हिंद स्वराज में मुख्यतः पढ़ाई के बारे में, शिक्षा के बारे में, उनका क्या वक्तव्य था, इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि गांधी जी मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति से उनको लगाव था और वो पूर्ण रूप से चाहते थे कि भारतीय शिक्षा ही यहाँ की बनी रहे, अंग्रेजी शिक्षा को नापसंद करते थे। तो इसके बारे में हम लोग अगला देखते हैं। गांधी जी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद निकाला, हिंद स्वराज का, ताकि बताया जा सके इसकी सामग्री राजद्रोहात्मक नहीं है। अंग्रेजों ने इसे बैंड कर दिया था कि नहीं, ये प्रतिबंधित है, इसमें राजद्रोह संबंधित घोषित, लेकिन उन्होंने, गांधी जी ने बोला कि नहीं, ये अंग्रेजी में अनुवाद किया और बताया कि ये राजद्रोहात्मक सामग्री नहीं है। और 1938 में उस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया, बुक पर से। हिंद स्वराज का हिंदी और संस्कृत सहित कई भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है। इस पुस्तिका में 20 अध्याय हैं। चूँकि बता चुके हैं 30,000 शब्द था, लघु पुस्तिका है, 20 अध्याय है। 1909 में लिखा गया, गुजराती भाषा में लिखा गया। गांधी जी जब इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे थे उस समय लिखे थे पानी जहाज में। और 1938 में इस बुक पर से प्रतिबंध हटा लिया गया था और 20 अध्याय में बुक है। तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सतत लड़ते हुए गांधी जी 1909 में लंदन गए थे। वहाँ कई क्रांतिकारी स्वराज प्रेमी भारतीय नवयुवक उन्हें मिले। उन्हें गांधी जी से बातचीत हुई, उसी का सार, यानी कि जब लौटते समय इंग्लैंड से, जब लंदन से लौट रहे थे साउथ अफ्रीका, तब गांधी जी कुछ क्रांतिकारी युवकों से मिले थे, भारतीय नवयुवकों से। उनका बातचीत जो था, उनको सार जो उसका एक तरह से, वही निचोड़ उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक में डाला हुआ है। और इसमें काल्पनिक संवाद में संग्रहित किया गया है। गांधी जी उस समय के महत्व के सब विचार आ जाते हैं, मतलब उस गांधी जी का उस समय जो रहा होगा वो कैसा रहा होगा उसके बारे में लगभग सारा बात आ जाता है। गांधी जी स्वयं इस बारे में कहते हैं, इस पुस्तक के बारे में, मेरी यह छोटी सी किताब इतनी निर्दोष है कि बच्चों के हाथ में भी यह दी जा सकती है। यह किताब द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान को स्थापित करती है और पशुबल के खिलाफ टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। गांधी जी इस निर्णय पर पहुंचे कि पश्चिम के देशों में, यूरोप, अमेरिका में जो आधुनिक सभ्यता जोड़ कर रही है वह कल्याणकारी नहीं है, मनुष्य हित के लिए सत्यानाशकारी है। गांधी जी मानते थे कि भारत में और सारी दुनिया में प्राचीन काल में धर्म परायण नीति प्रधान चली आई जो सभ्यता है वही सच्ची सभ्यता है। कुल मिला के गांधी जी का कहना था कि पश्चिमी सभ्यता या विदेशियों की सभ्यता हमारा कल्याण नहीं कर सकती है। हमारी कल्याण, हम भारतीयों का कल्याण उसी में है जो हमारी प्राचीन काल से जो धर्म परायण नीति चली आ रही है वही हमारी सच्ची सभ्यता, और उसी का हमारे बच्चों के समाज में शिक्षा का समावेशन भी उसी रूप में होना चाहिए।
गांधी जी का कहना था कि भारत से केवल अंग्रेजों को और उनके राज्य को हटाने से भारत को अपनी सच्ची सभ्यता का स्वराज नहीं मिलेगा। हम अंग्रेजों को हटा दें और उन्हीं की सभ्यता और उन्हीं के आदर्श स्वीकार करें तो हमारा उद्धार नहीं होगा। हमें अपनी आत्मा को बचाना चाहिए। एक तरह से युवकों के लिए, एक तरह बच्चों से, जो क्रांतिकारी नवयुवकों से उन्होंने बात किया था, तो उसके फलस्वरूप जो उनका विचार आया वही विचार का समावेशन एक तरह से कह सकते हैं कि हम अंग्रेज को हटा भी दें लेकिन फिर भी उन्हीं की सभ्यता और उन्हीं का आदर्श स्वीकार करें, तो इससे हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हमें अपनी आत्मा को बचाना चाहिए। भारत के पढ़े लिखे लोग परचम के मुंह में फंस गए हैं। जो लोग पश्चिमी के असर तले नहीं आए वे भारत की धर्मपरायणता, नैतिक समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ को समझते हैं, मानते हैं। उनको अगर आत्मशक्ति का उपयोग करने का तरीका सीखा जाए, सरकार को रास्ता बताया जाए, तो पश्चिमी राज्य पद्धति का और उससे होने वाले अन्याय का मुकाबला कर बल के बिना भारत को स्वतंत्र करके दुनिया को भी बचा सकेंगे। यथार्थ में आज हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का जो ये शिक्षा के प्रति जो विचार था, जो हमारी सभ्यता को लेकर के, हमारे अपने प्राचीन विचार को लेकर के, वो कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि केवल शैक्षणिक, केवल किताबी ज्ञान या जीविका उपार्जन वाला ज्ञान ही हमारे लिए हितकर नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि ऐसा होता, हमारी शिक्षा या शिक्षा व्यवस्था ऐसी रहे, तो क्यों एक IAS, एक डॉक्टर और एक उद्योगपति आत्महत्या कर रहा है? ये सोचने वाला विषय है। हमें पश्चिमी सभ्यता को अपनाना चाहिए लेकिन समावेशन करके। लेकिन फिलहाल जो गांधी जी का वक्तव्य है उस पर ध्यान देते। ये मेरा अपना विचार था कि दोनों का समावेशन जरूरी है, लेकिन गांधी जी का विचार था कि सिर्फ प्राचीन जो है हमारा सभ्यता वही कल्याण कर सकता है। आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका का अपना सारा काम पूरा करके 1915 में गांधी जी भारत आए। उसके बाद सत्याग्रह करने का जब पहला गांधी जी को मौका मिला, तब उन्होंने बम्बई सरकार के हुक्म के खिलाफ हिंद स्वराज फिर से छपवाकर प्रकाशित किया। देख रहे हैं कि 1909 में वहाँ बुक लिखे थे, बैंड हो गया था बुक पे। फिर 1915 में गांधी जी अपने देश साउथ अफ्रीका से लौट आए 1915 में। फिर बिहार में पश्चिमी चंपारण में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, नील आंदोलन किया। और उसके बाद फिर उन्हें जब 1938 आए, तो 1938 में जब देखे कि लोगों के विचार में परिवर्तन करने के लिए बम्बई सरकार के हुक्म के खिलाफ हिंद स्वराज पुस्तक को फिर उन्होंने छपवाया। बम्बई सरकार व राज्य में सारे भारत और दुनिया के गंभीर विचारकों के बीच ध्यान से ये पुस्तक पढ़ी गई। गांधी जी के प्रति आदर और उनके विचारों के प्रति सहानुभूति रखने वाले दुनिया के बड़े बड़े विचारकों ने हिंद स्वराज के बारे में, यानी उस पुस्तक के बारे में सहमति प्रकट की कि बात सही है। अहिंसा का सामर्थ्य, यंत्रवाद का गांधी जी का विरोध और पश्चिमी सभ्यता, तीनों के बारे में, सत्याग्रह की अंतिम भूमिका के बारे में पश्चिम के लोगों ने अपना मतभेद स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। यानी यहाँ की सिर्फ यही नहीं, पश्चिमी के लोगों के बारे में जो गांधी जी का क्या कहना था, अहिंसा का कैसा वो लोग सामर्थ्य है, कितनी ताकत है, जो साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ दिखा दिया था। यंत्रवाद का विरोध गांधी जी ने किया और पश्चिमी सभ्यता, तीनों का विरोध उन्होंने किया था। तो इसके बारे में उन्होंने बताया। गांधी जी के सारे जीवन कार्य के मूल में जो श्रद्धा काम करती थी वह सारी हिंद स्वराज में पाई जाती है। इसीलिए गांधी जी के विचार सागर में इस छोटी सी पुस्तक हिंद स्वराज्य का महत्व असाधारण है। गांधी जी के बताए हुए अहिंसक रास्ते पर चलकर भारत स्वतंत्र हुआ। असहयोग कानूनों का सविनय भंग और सत्याग्रह, इन तीनों कदमों की मदद से गांधी जी ने स्वराज्य का रास्ता तय किया। हम इसे चमत्कारपूर्ण घटना का त्रिविक्रम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इतना आसान तो नहीं था गांधी जी के लिए अहिंसा के रास्ते पर चल करके, लेकिन उन्होंने अपनी प्राचीन शिक्षण विधि, अपनी सभ्यता को आचरण में रखते हुए इस कठिन कार्य को सक्षम किया। गांधी जी के प्रयत्न का वही हाल हुआ जो दुनिया के अन्य श्रेष्ठ विभूतियों के प्रयत्नों का होता आया है। तो इन्होंने शिक्षा, हम लोग अभी देख लिए गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में क्या राय था। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा के बारे में गिजू भाई बधेका का क्या दर्शन था, उनका शिक्षा शास्त्री के रूप में क्या विचार था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। गिजू भाई बधेका, दूसरे शिक्षण शास्त्री गिजू भाई बधेका के बारे में देखते हैं। गिजू भाई बधेका का दिवा स्वप्न है ना, दिवा स्वप्न प्राथमिक जगत के नवाचार शैक्षणिक प्रयोग का एक छोटा सा दस्तावेज है। ये शैक्षणिक प्रयोग शिक्षा के स्तर पर वस्तु ज्ञान के स्थान पर आत्मज्ञान की प्रक्रिया को महत्व देते हुए सृजनात्मक के नए आयामों को प्रस्तुत करता है।
पारंपरिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया को तोड़ते हुए गिजुभाई ने प्राथमिक शिक्षा को प्रायोगिक और मौलिक रूप प्रदान करने में सफल प्रयास किया है। हम जहाँ देखें गांधी जी जो है सो वो प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और शिक्षण विधि के लिए को कह मानते थे कि नहीं यही होना चाहिए, वहीं गिजुभाई बधेका जो है वो प्राचीन रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए, लेकिन उसमें मौलिकता वही था पर उसमें नया प्रयोग उन्होंने किया जो कि दिवा स्वप्न में है। तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को प्रायोगिक रूप में और मौलिक रूप में उन्होंने देने का प्रयास किया गिजुभाई बधेका ने, जिसके अंतर्गत बालक की रुचि, क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप ही शिक्षण प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। तो दिवा स्वप्न जो गिजुभाई बधेका की पुस्तक है उसमें गिजुभाई के शैक्षणिक प्रयोग जो उन्होंने बच्चे के रुचि, उसकी क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप किया है, इसके बारे में क्या मुख्य बिंदु है उस पर हम लोग देखते हैं। तो गिजुभाई का जो शैक्षणिक प्रयोग था उसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य पहला था प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरक्षरता, विद्यालय के द्वारा दिए जा रहे आवश्यक बोझ और शिक्षकों द्वारा प्रयोग की जा रही रटंत शिक्षण पद्धतियों को दूर कर शिक्षा को आनंदमय व सृजनात्मक रूप प्रदान करना था। गिजुभाई बधेका की पुस्तक दिवा स्वप्न जो उनके शिक्षण दर्शन को या शिक्षा शास्त्री के रूप में जो उनका विचार था उसके बारे में जो अभिव्यक्ति प्रदान करता है, मूल यही चीज़ है। क्या चीज़ था? तो शिक्षा के प्रति जो निरक्षरता बढ़ते जा रहा है लोगों में, विद्यालय के द्वारा जो अनावश्यक बच्चा पर बोझ डाला जा रहा है, शिक्षा द्वारा जो शिक्षक जो रटंत पद्धति अपना रहे हैं पढ़ाई के लिए, उसकी जगह पे आनंदमय और सृजनात्मक रूप प्रदान किया गया था इस पुस्तक में। और उनके वास्तविक अनुभव और प्रायोगिक अनुभव पर आधारित ये पुस्तक थी। गिजुभाई के वास्तविक अनुभवों को शब्द देती इस पुस्तक की रचना गिजुभाई ने स्वयं 1932 में गुजराती भाषा में की थी। कब की थी दिवा स्वप्न नामक पुस्तक की रचना? 1932 गुजराती भाषा में। पुस्तक की आवश्यकता को शिक्षा के क्षेत्र में महसूस करते हुए कुछ समय बाद राम नरेश सोनी ने इसका हिंदी अनुवाद किया। हिंदी अनुवाद राम नरेश सोनी ने 1932 में पुस्तक लिखा। गिजुभाई बधेका ने गुजराती भाषा में और आनंदमय व सृजनात्मक शिक्षण होना चाहिए बच्चों के अनुभव, उम्र और उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए। गिजुभाई बधेका ने 1 साल तक क्लास 4 के बच्चों पर प्रयोग किया, शैक्षणिक प्रयोग किया और शैक्षणिक प्रयोगों की यात्रा को कहानी के माध्यम से साझा किया जो प्रथम खंड का प्रारंभ है। 1 साल तक क्लास 4 के बच्चा का गिजुभाई ने प्रायोगिक यात्रा का जो कहानी है उसके माध्यम से प्रथम खंड का आरंभ किया है। तो इस खंड में बाल मनोविज्ञान को पहला पॉइंट किया गया, समझाने का सफल प्रयास किया गया। बाल मन की इच्छा और जिज्ञासा को जानकर उसी के अनुसार से शिक्षक को कक्षा में शिक्षण के लिए शिक्षक नीति तैयार करनी चाहिए ताकि कक्षा शिक्षण को सहज और रुचिकर बनाया जा सके। तो पहला था गिजुभाई बधेका का पहला खंड जो बुक दिवा स्वप्न था वो था बाल मनोविज्ञान को समझाना शिक्षकों को। उनका जो द्वितीय खंड था वो था प्रयोग की प्रगति और शिक्षा मनोविज्ञान में यानी कि विषयों के प्रति रुचि विकसित कैसे किया जाए बच्चों का खेल विधि का प्रयोग करके, इसके बारे में द्वितीय खंड है। हर विषय के लिए अलग अलग शिक्षण पद्धति, विज्ञान के अलग, गणित विषय के लिए अलग, पर्यावरण के अलग, यानी उसको वास्तविकता से जोड़ करके खेल विधि का प्रयोग करते हुए किस तरह से उनको शिक्षण दिया जाए प्रयोग के द्वारा, इसमें द्वितीय खंड दिवा स्वप्न में बताया गया है। विषयों को पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर परिवेशीय ज्ञान से जोड़कर बालकों में अस्थायी और वास्तविक ज्ञान प्रदान किया गया है। शिक्षकों ने बालकों को कहानी कहने, चित्र बनाने, नाटक करने आदि रचनात्मक क्रियाओं के अवसर प्रदान करके उनमें विचारों को अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता के गुणों को विकसित किया है। द्वितीय खंड जो दिवा स्वप्न का है उसमें एक तरह से प्रयोग करना है आपको, है ना, शिक्षकों को प्रयोग करना है। प्रवेश का जो ज्ञान है जो इसको एनवायरनमेंट से उसको कनेक्ट करके कोई भी चीज़ देना है, कहानी कहना, चित्र बनाना, नाटक करना, रचनात्मक क्रिया, है ना। कक्षा और खेल के मैदान में शैक्षणिक खेलों के द्वारा बालकों में स्वाध्याय, आत्मीय अनुशासन, करके लिखने के सिद्धांत, स्वच्छता के प्रति जागरूकता, सहयोग की भावना के गुणों को विकसित करने का सफल प्रयास किया गया है। दिवा स्वप्न जो गिजुभाई बधेका का है उसका तृतीय खंड में प्रयोगों का जो सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिला उसके बारे में उन्होंने बताया है। प्रयोगों का सकारात्मक प्रभाव जो बालकों में विषय के प्रति रुचि और समझ विकसित हो चुकी थी, वहीं दंड और भय की खाई को कम करते हुए शिक्षक और विद्यार्थियों के आपसी संबंधों में सहजता का भाव उत्पन्न किया गया था तृतीय खंड में। यानी क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बच्चा विषय के प्रति रुचि लेने लगता है, उसका समझ विकसित हो जाता है, बच्चों में दंड और भय का खाई कम होता है, वह शिक्षक और बच्चों में
आपसी संबंध मजबूत होता है, सहजता का बहाव आता है बच्चों में। और दीवार स्वप्न पुस्तक के चतुर्थ खंड में गिजुभाई भदेका ने जो बताया, एक सार्थक मंजिल की ओर, शिक्षक का प्रयोग जो है वो एक यात्रा एक सार्थक मंजिल की ओर पहुंच चुकी थी। बालकों के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में गतिशीलता थी, तो वहीं अन्य शिक्षक और बालकों के माता पिता भी इन प्रयोगों से प्रभावित व जागरूक दिखाई दे रहे थे। क्योंकि बच्चा में परिवर्तन होगा तो एक शिक्षक तो उस चीज़ को सने सने उसमें परिवर्तन कर रहा है और माता पिता उस परिवर्तन को महसूस कर पाते हैं। तो गिजुभाई बधिका का जो शिक्षण शास्त्र था और उनका दर्शन था, वही प्रयोग करिए और बच्चा को जो बालकों की रुचि, उनके उम्र और उनके लिए जो सहज प्रवृत्ति है उसको प्रयोगों के द्वारा, खेल की विधि के द्वारा आप उसको सिखाना है, ताकि उनमें डर कम हो, भय कम हो, पढ़ाई से उनमें पढ़ाई को लेकर उनमें सहज भाव उत्पन्न हो। ये गिजुभाई बधिका का था मुख्य सारांश शिक्षण शास्त्र का। तो ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर और मारिया मोंटेसरी का जो शिक्षण शास्त्री है उनका क्या दर्शन था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर और मारिया मोंटेसरी के बारे में तो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए योर गाइड पुष्पा को। थैंक यू।